नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी नहीं हो रही दोषियों पर कार्यवाही। नगर निगम की जनसुनवाई में हुई शिकायत। रांची के सुदर्शन वार्ड का है मामला। 85,000 करोड़ की 6,000 रेल परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास एवं लोकार्पण। जबलपुर रेल मंडल को भी मिली जन औषधि केंद्रों, रेल कोच, रेस्टोरेंट और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की सौगात। और रात में आरा मशीन में की जा रही थी सागौन की लकड़ी की चिराई। महानदा स्थित टाल में वन विभाग की टीम ने दी दबिश। लोडिंग वाहन सहित लाखों की सागौन जब्त। जिला मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्राम पिपरिया से आए ग्रामीणों ने शिकायत दी है कि जिस भूमि पर वो लगभग 60-70 वर्षों से निवास कर रहे हैं, वहां से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जनसुनवाई में आए शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के आवेदकों ने शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पिपरिया से आए ग्रामीणों ने शिकायत दी है कि जिस जमीन पर वो निवास कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड बेमाना के आधार पर अपना मकान बना रहे हैं। इनमें से कुछ मालगुजारी की भी जमीन है, लेकिन वहां से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 1966, 1965 से ये सब हम लोग पिपरिया में निवास करते हैं। खसरा क्रमांक 161 और 162 में काफ़ी साल से हम लोग रह रहे थे। किसी ने हमको रोका नहीं, टोका नहीं। सबकी यहाँ पे किसी की रजिस्ट्री है, किसी की बगैर रजिस्ट्री के है। 1965 से मान लीजिए 50, 60, 70 साल से काबिज है। 2018 में एक बिल्डर आता है जिसका नाम है ब्रिजेश तिवारी। वो अपनी रजिस्ट्री लेके आ जाता है कि 2018 में मैंने रजिस्ट्री किया हूँ, और हमको बेदखल करने की कार्रवाई करने लगता है, जिसके विरोध में हमने न्यायालय में मामला दर्ज किया, जो 2018 से जबलपुर न्यायालय में चल रहा है, जिसके लिए यथास्थिति के आदेश हैं और अभी वहाँ पे विचारणीय मामला चल रहा है, जिसकी शिकायत हमने तहसीलदार महोदय रांची को की, जिसका जवाब ये है कि अभी कार्रवाई हो जान दो। वो बिल्डर का साथ दे रहे हैं, है ना, बिना कार्रवाई किए ही वो पहुंच जा रहे हैं सीमांकन करने के लिए, 250 की कार्रवाई के लिए, जिसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे और ये लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे। 50-60 साल से मतलब पिपरिया में बैठे हैं। एक बिल्डर है ब्रिजेश तिवारी, तो उसने मतलब ज़मीन खरीदा है खेती की। अब वो हमारे प्लाट नापने लगा है, हमारे मतलब घर में नपाई लेके आ रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, तहसीलदार उसका साथ दे रहा है, लेकिन हमारी मतलब पूरी बस्ती उसने खरीद ली है। उसमें आदिवासी और हरिजन लोग ज़्यादा है। इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तहसीलदार और बिल्डर। कौन तहसीलदार है? तहसीलदार मतलब मिश्रा जी हैं। वहीं रांची से आए नीलेश सिंह ने बताया कि पिता की मौत के बाद उनको पिता का अंतिम संस्कार करने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। पिताजी का नाम गणेश सिंह पवार है, जिनका देहांत कल रात में 9 बजे करीब हुआ है। जब रात में सूचना मिलने पर मैं अपने घर पे गया तो मेरी बहन मेघा पवार द्वारा गंदी गाली का उपयोग करके मुझे भगा दिया गया। और इसी विषय में मैं जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और खमरिया थानों को सूचित कर रहा हूं कि मुझे अंतिम क्रिया करने का मौका प्रदान करें। आपको दाह संस्कार नहीं करने दिए? दाह संस्कार अभी जा रहा हूं तो उसके लिए मना कर रहे हैं, तो दाह संस्कार के लिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया। ग्राम कैथरा निवासी विष्णु प्रसाद गर्ग ने कहा कि नहर के लिए अधिग्रहित हुई उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। हम वो कलेक्टर का आवेदन के नहर की जांच करके हमारा मुआवजा हमको दिलाएगा, जो हमारी जमीन निकली है। क्या था प्रॉब्लम? कहाँ तुम्हारी जमीन? हमारी धीर खेड़ा पटवारी हल्का नंबर 32। क्या हुआ? नहर में ज़मीन निकल गई है। कुछ ज़मीन का पैसा मिला है, कुछ ज़मीन का पैसा नहीं मिला, क्योंकि जांच कर ली जाए। आवेदन देने आए? दे दिया आवेदन। जनसुनवाई में 170 से अधिक आवेदकों ने आवेदन दिए। रांची के सुदर्शन वार्ड में सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार साबित हो जाने के बाद भी इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में ये शिकायत होते ही हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल हैं।
नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। रांची से आए लोगों ने बताया कि सुदर्शन वार्ड में 6 इंच मोटी सड़क बनना थी, जो सिर्फ 2 इंच मोटी बनाई गई है। भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। जहाँ पर कंक्रीट डालने का 6 इंच का टेंडर दिया जाता है, वहाँ पर ठेकेदार 2 इंच की कंक्रीट डालता है, जिसकी शिकायत वहाँ के आम जनता, वहाँ के नागरिक, वहाँ के जनप्रतिनिधि नगर निगम को 2-2, 3-3 बार आयुक्त को दे चुके हैं। लेकिन उस रोड को बनाने की बजाय लीपापोती की जा रही। ये तो लगता है भ्रष्टाचार पे ठेकेदारों का जो भ्रष्टाचारी तंत्र है वो हावी हो रहा है। प्रशासनिक तंत्र को चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचार से तत्काल कार्रवाई करें। एक आर्किटेक्ट ने शिकायत की है कि उसकी आईडी हैक करके फर्जी नक्शे पास किए जा रहे हैं, लेकिन भवन शाखा के अधिकारी शिकायत तक नहीं सुन रही हैं। मेरा नगर निगम में रजिस्ट्रेशन है 265 नंबर का। इस नाम से 105 स्क्वायर मीटर में कोई अवैध नक्शे पास कर रहा है, जो मेरी जानकारी में नहीं है। उसके कंसोल में, मेरे कंसोल में जो मेरी आईडी जनरेट है वो सब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूं? तो मैं उसके लिए कंप्लेंट लेके आया हूं कि मेरे नाम से अगर कोई भी 105 स्क्वायर मीटर के फॉर्मेट में अगर कोई नक्शा सबमिट है तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए उसके लिए, और उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। यदि भविष्य में भी कोई किया जाता तो मैं इस फॉर्मेट में नक्शा पास ही नहीं करता हूँ। इसी प्रकार छुई खदान से आए एक बुजुर्ग एवं गढ़ा फाटक से आए एक व्यक्ति ने अतिक्रमण की शिकायत करते हुए कहा कि कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतिक्रमण संबंधी 2 शिकायतें पहले से हमारी ये पड़ी थी इधर पे, तो आज तिवारी जी ने इंचार्ज लिया है वहाँ का, तो उनने कहा कि भाई ठीक है, हम आएंगे इस स्पॉट पे देखेंगे। हमारे जो है कंजरवेंसी में फाटक लगा लिया है अतिक्रमणकारी ने, वो यहाँ रहता भी नहीं है, फिर भी अपना ज़बरदस्ती अवैध कब्जा उस जगह किया है और बगल में अतिक्रमण करके वो उसका एक बार जो है पहले उसमें नाहनी बनाई थी, यहाँ से यही जांच करने गए थे, उनने तोड़ दिया था। अब वो फिर दोबारा उसी गली में शासकीय जमीन ऊपर रहने वाले का आना जाना बंद किए है पूरा। इसलिए हमने बोला सर आके चेकिंग कर लो, अगर मान लो इसके पास कोई कागजात हो, कोई कुछ हो। और ये व्यक्ति का नाम दिया सर, पहले नाम नहीं मालूम था उसका, बाद में नाम दिया, उसका सब दिया पता। तो सर बोले अभी, तो सर ने बोला अभी कि हम आपके पास इस स्पॉट पे जांच करने आएंगे। वर्ष 2016 फरवरी में 4 फरवरी की बात है, अतिक्रमण के लिए आड़ में हमारे नाली के पीछे बनी हुई 2.5 फीट चौड़ी दीवार, लगभग 40 साल पुराना मकान है, उसको तोड़ दिया गया। बोल रहे अतिक्रमण ना कोई निशान लगाए, ना कोई कि भाई हम कुछ कर सकें अपने व्यवस्था, क्योंकि बाजू में हमारे मकान से दूसरे लोगों के मकानों की बल्ली फंसी हुई है, इसलिए हम उसको सुधरवा भी सकते। सुधरवाने के समय गिरवाना पड़ेगा तो बाजू वालों की बालकनी गिर जाएगी। और उसी घर के बाजू में 4-4, 5-5 फुट का शेड लगा के लोग दुकान और कपड़े टांग के व्यापार कर रहे हैं, बिना GST लिए, बिना कुछ करे। उनके लिए बोलते हैं कि सरकारी छूट है कि 3 फीट अतिक्रमण वो शेड लगा सकते हैं। एक तरफ नाली के पीछे घर के अंदर बनी हुई दीवार, जिससे आजू बाजू वालों का सहारा था मकान का, वो आज अधिक उसी स्थिति में है। आप चाहें तो निरीक्षण करा के देख लें, लेकिन 2016 से 50 जन सुनवाई में खड़े, क्या बोले नगर निगम में? बस दिखवाते हैं, करवाते हैं, होता है, जाता है, बस। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती है, सिर्फ सौदेबाजी होती है। मोबाइल गुम होने के बाद देवताल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के खाते से 1,99,000 से ज्यादा की राशि अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाले जाने की शिकायत एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में आई है। पीड़ित ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में देवताल चिकनी कुआ से आए रमेश जैन ने बताया कि 4 मार्च को उनका मोबाइल गुम हो गया था और उसके बाद खाते से 1,99,673 रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए। रमेश जैन ने एसपी से मदद की गुहार लगाते हुए साइबर फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं गढ़ा देवताल का निवासी हूँ, चिकनी कुआ के पास रहता हूँ। 3 तारीख को मेरा मोबाइल गुम हो गया, जिसकी 3 तारीख से 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में मेरे अकाउंट से, मेरे खाते से 1,99,673 रुपये निकाल लिए गए अज्ञात आदमी के द्वारा। और मैंने गढ़ा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज की, साइबर सेल में भी रिपोर्ट दर्ज की और यहाँ मैं जन सुनवाई कार्यालय में आया हूँ, एसपी ऑफिस आया हूँ, वहाँ भी मैंने शिकायत की। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ साहब मेरे साथ मेरा पैसा वापस आ जाए सुरक्षित, मैं यही चाहता हूँ। तेलहरी से आए किसानों ने भी अपनी परेशानी बयां की।
हमने सीलिंग की ज़मीन उसे ठीक करने के लिए दी थी सुधीर रावत को। उसने कुछ काम तो किया, लेकिन कुछ करते करते अधूरा काम छोड़ दिया और बाद में पता चला हमें उसी के कुछ आदमियों के थ्रू कि हमारा एक अनुबंध तैयार हो गया है जो कि हमने सुधीर रावत को वो प्लाट बेचा है, जबकि बेचा नहीं है। और बस वो लिखा पढ़ी जो बना ली उसने, बस आए दिन हमें परेशान कर रहा है। वो कहीं कब्जा लेने आ जाता है, कहीं धमकी देता है कि हम तुम्हें कहीं जेल भिजवा देंगे, कहीं कुछ करवा देंगे। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये सुधीर रावत से जो भी है ये हमारी ज़मीन छोड़ दे, हम और इसके ऊपर 420 का मतलब मुकदमा कायम किया जाए। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जन सुनवाई में 85 आवेदन आए जिनका निराकरण किया जाएगा। कि आज जबलपुर पुलिस सभागार में यहाँ पर जन सुनवाई थी, जिसमें करीब अभी तक 85 आवेदन आए हैं और सभी आवेदकों को सुना गया है और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए। सर किस तरह के मामले ज़्यादा थे जो समस्याएं? देखिए, हर तरह के मामले जन सुनवाई में आते हैं और जो भी उनके इश्यूज़ रहते हैं वो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको बताया जाता है। सर देखा जा रहा है कि धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, हर तरह के मामले आते हैं और सभी में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं और जहाँ पर कार्रवाई पूरी हो जाती है तो वहाँ FIR या जो भी उसका लीगल जो डिस्पोजल है वो किया जाता है। निजी स्कूल अब पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि पूरी जानकारी बोर्ड पर लगाकर सार्वजनिक करें ताकि अभिभावकों को परेशानी ना हो। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण प्राचीश जैन ने सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अपने स्कूल के पाठ्यक्रमों और पाठ्य पुस्तकों की जानकारी सार्वजनिक करें ताकि अभिभावकों को परेशानी ना हो। यह कार्य 30 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। प्राइवेट स्कूलों को सभी बोर्ड्स के जो भी है, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे ISC बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, इन्हें अपने सूचना पटल पर विद्यालय में चलाई जा रही पाठ्य पुस्तकों की या अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों की जो भी उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता है, पुस्तकों बच्चों के पास होनी चाहिए, उसको अपना डिस्प्ले करना चाहिए उस पर। और यदि किसी प्रकार की शिकायत आती है तो संबंधित DO से जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी उनके विरुद्ध। संयुक्त संचालक का कहना है कि किसी भी स्कूल संचालक द्वारा अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से कॉपी, किताब, ड्रेस खरीदने बाध्य नहीं किया जा सकता, अन्यथा कार्यवाही होना तय है। किसी भी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को किसी भी दुकान से, चाहे वह पाठ्य पुस्तकें हों, चाहे गणवेश हो, उसके लिए बाध्य नहीं कह सकता। गार्जियन स्वतंत्र है। यदि किसी प्रकार की कंप्लेंट इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो जांच कराकर संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जो इस कार्यालय संभव उस कार्यालय से की जाएगी, तो जो वरिष्ठ कार्यालय संबंधित वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गौरतलब है कि सरकारी सहित प्राइवेट स्कूलों का भी नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है, इसलिए शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश भर में लागू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार का ये फैसला बड़ा अहम माना जा रहा है। CAA लागू होने पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बहुप्रतीक्षित इस अधिनियम के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय का सभी ने स्वागत किया है और सभी बेहद खुश हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने के सवाल पर PWD मंत्री ने कहा कि विरोध का कोई आधार नहीं है, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। विपक्ष के विरोध का कोई तो आधार हो। इसमें नागरिकता किसी की कहाँ छीनी जा रही है। इसमें भारत में रहने वाले वो अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले वो अल्पसंख्यक जो वहाँ जुल्म और जाति का शिकार हो रहे थे, मैंने कहा जिनकी बहू बेटियों के साथ जाति होती थी, वो मुंह नहीं खोल सकते थे, उनको राहत मिलना किसकी नागरिकता छीनना है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यही होने दे रही हैं और इसीलिए उनको लगता है कि ये स्थिति ज़्यादा कंफर्टेबल है देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। लेकिन ये सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक चश्मे से हर बात को नहीं देखना चाहिए। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने वाली है तो उसको राजनीतिक ना नज़रिया होना चाहिए और ना ही राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। देश की जनता भी इसका स्वागत कर रही है। विदेश में रहने वाले वो सभी लोग
जिनको इससे राहत मिलने वाली है वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 85,000 करोड़ से अधिक लागत की भारतीय रेलवे की आधारभूत संरचनाओं, प्रोजेक्ट्स एवं वंदे भारत ट्रेनों समेत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का शुभारंभ किया गया। जबलपुर रेल मंडल को भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की सौगात मिली है। इसके अलावा मदन महल स्टेशन पर जनौषधि केंद्र खोला गया है। प्रधानमंत्री के वर्चुअल समारोह का सीधा प्रसारण मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर दिखाया गया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री समेत रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे की 6000 रेल परियोजनाओं की शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम का प्रसारण दिखाया गया। इनमें जबलपुर मंडल को भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एवं रेल कोच रेस्टोरेंट की सौगात मिली है। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित DRM, विवेकशील एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इन रेल परियोजनाओं की सौगात को विकसित भारत के लिए आधुनिक रेलवे के निर्माण की आवश्यकता बताया है और उन्होंने यात्रियों को एवं देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ की भी जानकारी दी। हम देखें लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विकास के कार्य हो रहे हैं इनके बारे में कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में 85,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। नई वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ की गई हैं और उसके साथ साथ रोजगार बढ़े, लोगों को अवसर मिले, इसलिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये योजना भी प्रारंभ की गई है। पीछे ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये शॉप है, दुकान है, जहां स्थानीय दुकानदार अपना प्रोडक्ट रखकर न केवल उसको बेच सकते हैं बल्कि उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदृष्टि है ये अद्भुत है और एक और जहां उसके माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वहीं उसके साथ साथ रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं और लोग अब प्रतीक्षा करते हैं कि आने वाले कल में फिर कुछ नया होने वाला है और ये केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव है। भारत की दिशा में देश ने बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अभियान 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। और आप देखिए आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है। मुझे विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। अध्यापक संवर्ग की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ ने संभागायुक्त के नाम एक पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा पूर्व में शासन को मांग पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जागरूकता अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा अध्यापक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर संभागायुक्त को नाम एक पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि क्रमोन्नति, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिहाजा फिर से एक बार मांग पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें विशेषतः हमारे अध्यापक संवर्ग की जो समस्याएं हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और सहायक शिक्षकों की उच्च पद प्रभार का जो आदेश जारी होना है, आज दिनांत तक वो जारी नहीं हो पाया, उसके संबंध में ज्ञापन है। इनकी कर्मोन्नति, प्रथम और द्वितीय कर्मोन्नति का अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, उसके संबंध में ये ज्ञापन रहा। और साथ ही वरिष्ठता सूची जो जारी होना है संशोधित, वो भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। इन सब तमाम मांगों को लेकर हम जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी यहाँ मिलकर कमिश्नर ऑफिस में आके ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें उच्च पद पे प्रभार
जो लगभग अक्टूबर माह से काउंसलिंग होने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं हो पाया है, जो पूरे ठंडे बस्ते में चली गई है। कई बार उन्हें ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी किसी भी प्रकार से कोई हलचल उसमें नहीं है। और हमारी जो प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति है, इसके सिलसिले में भी लगभग 2 माह पहले ही ऑर्डर जारी हो चुके हैं DPI के, परंतु अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है कि ये इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करते हुए हमारे उच्च पद पे प्रभार के आदेश और प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति के आदेश जारी शीघ्र। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया के तहत खरीदी केंद्रों के निर्धारण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। गेहूं खरीदी के लिए 138 उपार्जन केंद्र बनाए जाने हैं और खास बात यह है कि जिन 38 वेयर हाउसों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था वो इनमें शामिल नहीं है। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। इसके पूर्व खरीदी केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। जिले के 138 खरीदी केंद्र बनाए जाने हैं, जिसकी जवाबदारी 48 समितियों एवं स्वसहायता समूह को सौंपी जा सकती है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि आगामी 1 सप्ताह में उपार्जन केंद्र बनाने एवं उनका संचालन करने वालों की सूची तैयार हो जाएगी और उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसके बाद गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खरीदी केंद्र के लिए अभी शासन के निर्देश आ गए हैं। वेयर हाउस पे जो है खरीदी केंद्रों को बनाना है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मैक्सिमम केंद्र जो वेयर हाउस पे बने। एक सोसाइटी को 2 केंद्रों का काम दिया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ करीब 48 सोसाइटियाँ पात्र हैं। मोटे तौर पर कुल मिला के 138 केंद्र बनना है, जितने पिछले साल बने थे। कुछ सोसाइटी समूह की भी हमको मदद लेना पड़ेगी, उसकी भी हमने CO जिला पंचायत से प्रस्ताव मांगे हैं। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है हम उपार्जन केंद्र कहाँ बनेंगे और कौन उपार्जन केंद्रों का संचालन करेगा उसको निश्चित कर लेंगे और इन सब की ट्रेनिंग कराकर प्रॉपर्ली काम चालू करेंगे। इन खरीदी केंद्रों में ब्लैकलिस्ट हो चुके वेयर हाउसों को शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल उन वेयर हाउस संचालकों की भोपाल में पेशी चल रही है। बरेला क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन की शिकायत कलेक्टर से की गई है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि मां नर्मदा के घाट से रेत एवं अन्य स्थानों से मुरम का अवैध खनन लंबे समय से किया जा रहा है। बरेला क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने एवं कार्यवाही करने की मांग उठ रही है। क्षेत्रीय जनों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है और अवैध उत्खनन के वीडियो फोटो भी कलेक्टर को सौंपे हैं। वहीं इस मामले में खनिज विभाग और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आज कलेक्टर महोदय, SP महोदय और RTO महोदय जबलपुर को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में और जनपद पंचायत क्षेत्र में नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन इंजन वाली हाईटेक मशीन लगाकर पानी के अंदर से रेत निकाली जाती है एवं 200 मशीन से लोडिंग की जाती है पूरी रात। थाना प्रभारी भी उसमें खड़े होकर गाड़ी निकलवाते हैं, रात पर चौकीदारी करते रहते हैं। लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके सारे साक्ष्य बोट की वीडियो है हमारे पास, जो नदी से रेत निकाल रही है, 200 के वीडियो हैं। अवैध घाट चल रहे हैं जो ठेकेदारी की लिस्ट में है ही नहीं। ऐसी रॉयल्टी कटती है जो कि बैलेट 1:30 बजे से हो जाती है और जनरेट 1:30 बजे से हो जाती है और ट्रांसपोर्टिंग टाइम 6 बजे से चालू होता है। 11 घंटे की रॉयल्टी लेकर 3-3, 4-4 चक्कर टोकन में एक रॉयल्टी पर, वो भी 500 क्यूबिक मीटर की 16 क्यूबिक मीटर की रॉयल्टी पर 40 घन मीटर रेत लोड कर ले जाई जाती है 12 चक्कों में। इसके बाद उसमें भी 3 चक्कर, तो मतलब एक रॉयल्टी में लगभग 50 घन मीटर की चोरी ये हो रहा है, जिसकी साक्ष्य सहित मेरे पास रॉयल्टी भी मौजूद है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। वन विभाग की टीम ने महानदा क्षेत्र में स्थित एक टाल में दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है कि सागौन की लकड़ी को अवैध रूप से टाल में लाकर चिराई की जा रही थी। वन विभाग की टीम ने गाड़ी में लोड सागौन की लकड़ी जब्त करते हुए मामले में विधिवत कार्यवाही शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने महानदा के पास एक टाल में दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी बरामद की। यह कार्यवाही रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा और उनकी टीम के द्वारा की गई।
दरअसल देर रात वन विभाग की गश्ती टीम महानदा क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी एक टाल से आरा मशीन चलने की आवाज आई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर दशरण सिंह ठाकुर और उनकी टीम को संदेह हुआ और वन विभाग की टीम ने रात में दबिश दी, जहां आरा मशीन से सागौन की लकड़ी की चिराई की जा रही थी। मौके पर पुलिस को एक वाहन भी मिला जिसमें सागौन की लकड़ी लोड थी। रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा और उनकी टीम ने अवैध सागौन से लोड गाड़ी को जब्त किया है और आरा मशीन टाल मालिक सहित वाहन मालिक के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संरक्षक महोदय और श्रीमान मंडलाधिकारी महोदय के निर्देशों का पालन करने में हम लोग रोज रात को गश्त कर रहे हैं। प्रति रात्रि रूट बनाया हुआ है। उसी दौरान हमारे डिप्टी साहब और वनांचक जब गश्त कर रहे थे महानदा वाले एरिया में, तब उनको कुछ आरा मशीन की चलने की आवाज़ आई। उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। हम लोग मौके पर पहुँचे और देखा कि एक आरा मशीन है, उसके अंदर अवैध रूप से एक गाड़ी खड़ी है जिसमें सागौन लैस है और उसकी चिराई की जा रही थी। तो हमने आरा मशीन मालिक के खिलाफ और वाहन दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। भारतीय वन अधिनियम के तहत गाड़ी को राजसात की कार्रवाई चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत आरा मशीन पर कार्रवाई की जाएगी। किसके यहाँ ये लकड़ी चिराई? ये हरी भाई पटेल हैं, उनके यहाँ उनकी टाल में ये चिराई चल रही थी लकड़ी की। लगभग कितनी लकड़ी? देखिए अभी नाप जोक चल रहा है, लेकिन एक अनुमानित करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में इसकी कीमत होगी। वन विभाग के अधिकारियों को शंका है कि महानदा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित टालों में अवैध रूप से सागौन लाकर खपाई की जा रही है। वन विभाग इस कार्यवाही के बाद टालों पर निगरानी रखा हुआ है। साथ ही वन विभाग ने रात्रि गश्त भी बढ़ा दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।